Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अमीन चैप्टर को। वन शॉट वीडियो और रहेगा आपका, जैसा कि आपने देख लिया होगा नाम से। ठीक है, तो अमीन्स चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अमीन्स क्या है, इनके बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे वाइटामिन्स हो गए या फिर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डीएनए आरएनए हो गया, हर जगह नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अमीन्स की, तो अमीन्स क्या हैं? दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये अमोनिया से डिराइव्ड है, अमोनिया से हमें मिले हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास अमोनिया है NH3, इसमें हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक R ग्रुप लगा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? R। यहाँ पर क्या है? N। 3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, 2 बच गए, तो ये क्या मिल गया हमें? ये है हमारा अमीन। अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं, अगर हम चाहे तो हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी क्या है हमारे पास? अमीन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी है अमीन। ठीक है, हर जगह नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नाइट्रोजन पे, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर उस पे रहता है। ठीक है, अब देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है? 1, तो ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन से जुड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे? टर्शियरी अमीन। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें किसकी? क्लासिफिकेशन की, तो अमीन्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल अमीन्स। सिंपल अमीन्स को हम लोग सिमेट्रिकल अमीन्स भी कहते हैं। एक होते हैं हमारे पास मिक्स्ड अमीन्स। अच्छा, कुछ लोग ना अमीन्स को अमाइंस भी कहते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, मिक्स्ड को हम अनसिमेट्रिकल अमीन्स या अमाइंस भी कहते हैं। आसान सा है। सिंपल या सिमेट्रिकल अमीन्स हम उन्हें कहते हैं जब नाइट्रोजन के इधर जो एल्काइल ग्रुप है उसके दूसरी तरफ भी वही सेम एल्काइल ग्रुप हो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि नाइट्रोजन के लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में और राइट में जो भी एल्काइल ग्रुप है, अगर वो सेम है तो वो सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा या फिर सिंपल अमीन कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, C2H5 NH C2H5 ऐसा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सिंपल या फिर हमारे पास सिमेट्रिकल अमीन। मिक्स्ड का मतलब क्या है या अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जो एक जैसा ना हो। नाइट्रोजन के इधर मान लीजिए CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो हो सकता है इस तरफ क्या हो? इथाइल ग्रुप। ठीक है, हो सकता है यहां है C2H5, दूसरी जगह क्या हो सकता है? रिंग, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन रिंग, मतलब कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अमीन्स। अमीन्स क्या है? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया से हमें मिलते हैं। हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर अमीन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमारा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही ग्रुप से अटैच है, प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन हमारा 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, सेकेंडरी अमीन। अगर नाइट्रोजन हमारा 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, टर्शियरी अमीन। अमीन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल अमीन्स, या फिर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमीन्स। सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन्स में क्या होता है? जो अल्काइल ग्रुप्स या कोई भी ग्रुप्स जो नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं वो एक जैसे होते हैं। मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है? नाइट्रोजन के अगल बगल अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर
ऑफ अमीन्स। क्योंकि अमीन्स अमोनिया से ही बनते हैं, तो इनकी जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो अमोनिया से मेल खाती हैं। अगर आप अमोनिया की बात करें तो अमोनिया पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। और अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूं तो आपको दिखाई दे रहा है पिरामिड की तरह, तो अमोनिया की पिरामिडल शेप होती है। इन द सेम वे अमीन्स जो है, अमीन्स में क्या कर रहे हो, बस आप H की जगह R ग्रुप ही तो लगा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे R ग्रुप ही तो लगा दिया। अगर आपके पास क्या है प्राइमरी अमीन तो आपका 1 R आएगा, सेकेंडरी अमीन तो 2 R आएंगे, टर्शरी अमीन तो 3 R आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की जगह हमने सिर्फ R ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है। तो जो हमारे पास अमीन्स होते हैं इनकी भी शेप कैसी होती है, इनकी शेप होती है पिरामिडल। अगर मैं अमीन्स की बात करूं, यहाँ पे मैं तीनों जगह CH3 लगा दूं तो इसका जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो होता है 108 डिग्री, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम बात करें अमीन्स की, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि भाई इसमें नाइट्रोजन के पास एक तो क्या रहता है लोन पेयर, एक क्या रहेगा लोन पेयर, और नाइट्रोजन यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5। अगर ऑर्बिटल में भरे इलेक्ट्रॉन तो 1s2, 2s2, 2p3। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और 2 5, इसको पकड़ेंगे। 2s के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p के अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो एक क्या हो गया लोन पेयर, और ये जो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3, फिर कार्बन या हाइड्रोजन जो भी आ रहा है उसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करके और क्या करता है बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद अच्छा पहली चीज हो गई कि भाई इस तरीके से एक लोन पेयर कैरी करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। दूसरी चीज इसकी पिरामिडल शेप रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है, वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक ऑर्बिटल s का मिक्स होगा, 3 ऑर्बिटल p के मिक्स होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। और ऐसे मॉलिक्यूल जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम लोग नेमिंग पे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगर हम नेमिंग की बात करें, अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें, नेमिंग की बात करें, तो अमीन्स की नेमिंग 2 तरीके से हो सकती है। हर कंपाउंड की नेमिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है कॉमन नेमिंग, एक होती है आयुपैक नेमिंग। जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, पहले कॉमन नेमिंग में पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे लास्ट में अमीन। यहाँ पे क्या होगा, आयुपैक नेमिंग में पहले हम अल्केन का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे अमीन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है CH3NH2, ये है, ठीक है। तो CH3 एल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या होता है, CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तो CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। NH2 के लिए क्या लिखा जाएगा, अमीन। तो क्या नाम बन गया, मिथाइल अमीन, ठीक है। जब हम इसे कंपाउंड की करेंगे आयुपैक नेमिंग, आयुपैक नेमिंग में मैंने आपको क्या बताया, पहले आप क्या लिखेंगे, अल्केन का नाम, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 के लिए क्या लिखा जाएगा, अमीन। तो क्या नाम बन गया, मिथनामाइन या मिथनामीन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3CH2 NH2। तो CH3CH2 इसका नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, ये इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इथाइल। NH2 के लिए क्या लिखा जाएगा, अमीन। इसी का मान लीजिए हमें क्या करना है, आयुपैक करना है। कॉमन नेमिंग के बाद हम आयुपैक करना चाहते हैं, पेपर में आयुपैक ही आएगा, ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, वर्ड रूट एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। NH2 के लिए क्या लिखेंगे हम, अमीन, ठीक है। तो ऐसे अब मान लीजिए आपके पास आ गई 3 कार्बन की चेन। अब 3 कार्बन की चेन में हमें बताना पड़ता है कि हमारी चेन कैसी है। कैसे, देखिए 3 कार्बन में ऐसे भी हो सकता है, 3 कार्बन में ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए जो हम कॉमन नेमिंग में वर्ड यूज करते हैं वो होता है एन। एन का मतलब है नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन है। 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। NH2 के लिए हम क्या लिखेंगे, अमीन, ठीक है। इसी का मुझे अगर आयुपैक करना है तो नंबरिंग करी जाएगी। अब 3 और 3 से ज्यादा कार्बन के लिए नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि NH2 वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। और NH2 1 पे है तो हम क्या लिखेंगे, 1 अमीन। क्योंकि अमीन में ए हमारा एक वोवल है इसलिए हम यहां पर ई नहीं लिख रहे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, NH2 हमारा जिस कार्बन से अटैच है उसके इधर क्या है, CH3, उधर क्या है, CH3। एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम। जब सेम एल्काइल ग्रुप होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, ये आपको ध्यान रखना है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप, और NH2 के लिए हम क्या लिखेंगे, अमीन, ठीक है। यही आपका कंपाउंड है और आप इसकी आयुपैक नेमिंग करना चाहते हैं। आयुपैक नेमिंग में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करेंगे तो NH2 वाले कार्बन को 2 मिलेगा, ऐसे करेंगे तो भी 2 मिलेगा। तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। NH2 सेकंड कार्बन पे जुड़ा है तो 2 अमीन या 2 अमाइन। क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से आ गया, मैं मिटा देती हूं यहां से, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से आ गया कंपाउंड, किस तरीके से आ गया, मान लीजिए इस तरीके से आ गया, CH3 CH2 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 और NH2। स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट के लिए N लिखेंगे। कितने कार्बन की है, 4 के लिए, तो 4 के लिए ब्यूटाइल हो गया और NH2 के लिए क्या हो गया, अमाइन हो गया। अगर मुझे इसी कंपाउंड की क्या करनी है, आयुपैक नेमिंग करनी है, CH3 CH2 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 NH2। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल ही मानते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन, और यहां पर 1 पे लगा हुआ है तो 1 अमाइन। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसे है CH3 CH2 CH BR नहीं, सॉरी, NH2 और CH3। NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसके इधर क्या है, मिथाइल, और इधर क्या है, इथाइल। जब अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, मतलब ये सेकेंडरी हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी में एल्काइल ग्रुप क्या है, हमारे अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं सेक। 4 कार्बन के लिए, ये ना आपको पेपर में ऐसे भी मिल सकता है,
ऐसे भी मिल सकता है। तो आप इस कार्बन का देख लो, अदर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो ये 2 डिग्री है। और मैं आइसो यहां पर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। जब ग्रुप सेम होते हैं अल्काइल ग्रुप तब आइसो आता है। तो यहाँ पे हो गया सेक। टोटल कितने कार्बन है? 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। और NH2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अमीन। ठीक है, यही कंपाउंड की अगर आपसे पूछ ली जाए आयुपैक नेमिंग, CH3 CH2 CH NH2 CH3। अब हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे और इस तरीके से नंबर देंगे हम कि NH2 वाले कार्बन को कम नंबर मिले। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एन। फिर सेकंड पे NH2 लगा हुआ है तो 2 अमीन या 2 अमाइन। क्लियर है? ठीक है, तो ये अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल वो देखे जहां पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, प्राइमरी था, और उस पे 2 हाइड्रोजन थे। मान लीजिए आपके पास अलग एग्जाम्पल आ गया, जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ गया ये CH3 CNH2 CH3 CH3। हालांकि ये भी आपका प्राइमरी अमीन ही हुआ, बट इसकी भी एक और बार देख लेते हैं, फिर सेकेंडरी अमीन पे चलेंगे। तो आपका देखिए ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम कॉमन नेमिंग में लिखेंगे टर्ट, कि भाई ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन टर्शरी कार्बन है। पर अमीन आपसे कोई पूछे कि N कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से, तो 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, अच्छा टोटल कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? अमीन। इसकी आयुपैक नेमिंग बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इस NH2 को मैं यहां लिख रही हूं, इस CH3 को मैं यहां लिख रही हूं, क्योंकि इसी वजह से बच्चे गलत कर देते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमको ये वाली लेनी होती है कॉमन नेमिंग में, और हम गलती कर देते हैं, हम ये वाली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3। पेरेंट में से CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन। और सेकंड पे NH2 लगा हुआ है तो 2 अमाइन। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको आप नोट कर लो, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे आ गया NH, इधर CH3 और इधर CH3। नाइट्रोजन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, सेकेंडरी अमीन आ गया। इसकी नेमिंग करनी है। CH3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई। CH3 के लिए लिखेंगे मिथाइल, कि भैया मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल। और NH के लिए हम क्या लिखेंगे? अमीन। ठीक है, अगर मुझे इसकी आयुपैक नेमिंग करनी है तो मुझे किसी भी एक कार्बन को पेरेंट मानना पड़ेगा, किसी भी एक कार्बन को पेरेंट मानना पड़ेगा। और रूल ये कहता है कि जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हो उसे पेरेंट मानो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे है CH3 NH CH2 CH3। इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो देख के डिसाइड हो गया मैं इसको पेरेंट मानूंगी। यहाँ पे इधर भी एक है उधर भी एक है, तो किसी को भी पेरेंट मान लो, तो मैंने इसको पेरेंट मान लिया। ठीक, पेरेंट को बाद में लिखते हैं, पहले अब सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। अब ये हमारा CH3 है जिसे हम मिथाइल कहते हैं, और मिथाइल मेरा नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो मैं लिखूंगी नाइट्रोजन से मेरा मिथाइल जुड़ा है। नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N लिखा जाएगा कि N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन ऑफ अमीन ग्रुप, तो N पे मिथाइल जुड़ा है। फिर उसके बाद इस कार्बन के लिए लिखूंगी मैं मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर अमाइन NH के लिए। जैसे इस कंपाउंड की मेरे को नेमिंग करनी है,
तो मेरे को पता है कि इधर एक है उधर दो है, जहां ज्यादा कार्बन वो पेरेंट, तो ये दो मतलब पेरेंट में चला गया। अब इस पे ये CH3 नाइट्रोजन पे जुड़ा है तो मैं लिखूंगी N मिथाइल, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और फिर NH के लिए क्या लिखेंगे हम, अमीन। क्लियर है। इसी कंपाउंड की अगर आपको कॉमन नेमिंग करनी हो, CH3 NH CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या है आपका मिथाइल, ये ग्रुप क्या है आपका इथाइल। अल्फाबेटिकली ABCD में E पहले आता है कि M, E पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे इथाइल, इसके लिए क्या लिखेंगे हम मिथाइल, और NH के लिए क्या लिखेंगे हम अमीन। इथाइल मिथाइल अमीन। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीन्स की प्रिपरेशन। तो अगर हम अमीन की प्रिपरेशन की बात करें तो 6 पार्ट होते हैं इसके, 6 तरीकों से हम लोग अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भले ही ये 1 शॉट वीडियो है, बट फिर भी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी इस चीज को कि मैंने अमीन की पूरे चैप्टर की वीडियो थोरोली बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 शॉट में, मैं हर 1 शॉट में यही कहती हूँ, आप भी सोचते होंगे मैम एक ही बात को रिपीट करती है, बट देखिए 1 शॉट की बात अलग होती है और जो एक प्लेलिस्ट बनाई जाती है चैप्टर की थोरोली, वो उसकी एक अलग बात होती है। अगर आपने अमीन्स कभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की और अमीन्स चैप्टर वहां से पढ़िए, आपको मतलब बहुत पसंद आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1 शॉट आपको तब देखना चाहिए जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको क्विक रिवीजन करनी है तो आप 1 शॉट को देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे टाइम लिमिट है, वहां पे टाइम लिमिटेशन नहीं है। वहां पे हम एक बात चल रही होती है, कुछ याद आ जाता है तो 4 नई एक्स्ट्रा बातें बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिमिटेशन है, टू द पॉइंट बात करनी है कि अच्छा ये चैप्टर का टॉपिक है, इसी पे डिस्कस रहो, इसी को डिस्कस करो, इसी पे स्टिक रहो। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने अमीन चैप्टर नहीं देखा है, यहां से भी आपको समझ में आएगा, वहां से भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी अमीन चैप्टर को देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अमीन की प्लेलिस्ट का वो भी दे दूंगी, लिंक भी दे दूंगी। अगर आपको ना मिले तो आप लिंक पे भी क्लिक करके अमीन के प्लेलिस्ट में से अमीन के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अमीन की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो अमीन 6 तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप, तो NO2 में अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं और हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, मतलब रिडक्शन कर दूं, तो मुझे अमीन मिल जाएगा। देखिए क्या कह रही हूं मैं कह रही हूं कि कोई भी मेरे पास RNO2 है, मैं इसमें से क्या कर रही हूं, ऑक्सीजन को हटा दूं और अगर H को जोड़ दूं, ऑक्सीजन हटने के बाद जब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अमीन ही तो मिलेगा। तो पहली क्या हो गई, ये अमीन की प्रिपरेशन। दूसरा है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है और उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, किसी भी चीज से हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने डाल दिया, सपोज आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक H आया, डबल बॉन्ड N पे एक H आया, फिर एक और H आपने जोड़ दिया, डबल भी टूट गया सिंगल में, क्या बन गया ये RCH2 NH2। इसे ऐसे लिख देते हैं RCH2 NH2। तो यानी कि यहां पे भी आपको क्या मिल गया, अमीन। बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, अगर हम क्या करें, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है, यहां से ऑक्सीजन को हटा दें और यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दें, तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको अमीन मिल जाएगा, है ना। अगर हम बात करें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की, तो यहाँ पे ये रिएक्शन स्पेशली एक कार्बन को कम करने के काम आती है। कन्वर्जन में बहुत इसका यूज होता है, प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए आपके पास अमाइड है और आपने क्या किया, इसके अंदर ब्रोमीन डाल दिया NaOH के साथ या KOH के साथ, तो ये क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को उड़ा देगा, क्या बना देगा, RNH2, साथ में आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर बनता है बाय प्रोडक्ट। फिर है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं,
हम थैलीमाइड लेकर चलेंगे, थैलीमाइड में हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे, वो उसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे, फिर उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वहां से हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। तो ये भी अमीन बनाने के लिए यूज होती है। अभी जब रिएक्शन आएगी तब हम डिस्कस करेंगे इसे। इसके यहां से क्वेश्चंस दो तरीके के बन जाते हैं कि आप क्या इससे एरोमेटिक अमीन बना सकते हैं, आंसर है नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करता है ये, ठीक है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल कंडीशन पर हैलोजन और रिंग के बीच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। बताऊंगी कैसे, जब एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहां पे हेलोरिन लेके बताऊंगी, ठीक है। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है इस पे कि हम क्या इससे एनिलीन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते, कोई दूसरा अमीन भी नहीं बना सकते। लिमिटेशन है इसकी, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही बनेगा। लिख लो, ये इसकी लिमिटेशन है। पता चले 1 मार्क्स में MCQ में आ गया कि भैया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते हम इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम लास्ट पे, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में अगर हम अमोनिया डालें और बार बार हम उस रिएक्शन को कराते जाएं तो हमें प्राइमरी अमीन, फिर एल्काइलेशन कर दो उसका। पहले अमोनिया से रिएक्शन करानी है, फिर एल्काइलेशन आप करते चाहे करते रहो, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते रहो। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट हमको यहाँ पर लास्ट मिल जाता है। आप चाहे तो इससे आप प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एक एक करके हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी है प्रिपरेशन, बहुत आसान है। मैंने इकट्ठा लिख दिया है क्योंकि मैं लिखती फिर उसके बाद फिर आप लिखते तो टाइम वेस्ट होता, तो मैंने पहले से ही लिख दिया ताकि जो आपका 1 शॉट वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा ना बने। तो देखिए क्या है, पहला है रिडक्शन। रिडक्शन का तो मतलब ही यही होता है। रिडक्शन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, NO2 लिया है, हाइड्रोजन डाल रहे हैं, राने निकल या फिर प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यहां से ऑक्सीजन हटेगा, H जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अमीन। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, हम हाइड्रोजन डाल सकते हैं, या तो आप राने निकल या फिर प्लैटिनम ले लो, या फिर आप टिन और HCl ले सकते हो, Fe और HCl भी ले सकते हो। तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। इस मेथड को हम काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeCl2, ये हाइड्रोलाइज करके अपने आप को HCl रिलीज करता रहता है, रिएक्शन में जनरेट करता रहता है। तो इस रिएक्शन में हमें HCl बहुत लेस क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो हम इस मेथड को काफी प्रेफर करते हैं। इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट को देखकर आप क्या समझे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाओ अपने। दोनों रिएक्टेंट मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पर ताकि आपको इस बात का अंदाजा लगे कि इससे हम रिडक्शन एलिफेटिक का भी कर सकते हैं और एरोमेटिक का भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हक्कल रूल फॉलो नहीं करते, जो आपके चेन वाले कंपाउंड्स हैं सिंपल, वो भी आप इस मेथड से रिडक्शन कर सकते हो। अगर बेंजीन आ गई, नाइट्रोबेंजीन आ गया, उसको भी आप इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगर हम नाइट्राइल्स ले लें, CN को हम नाइट्राइल्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता भी रही थी कि नाइट्राइल्स में अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम सोडियम अमलगम डाल रहे हैं इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो क्या होगा, कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड था, अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हमारा ट्रिपल डबल में चेंज हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन जुड़ेगा, अब फिर से कार्बन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, तो एक और बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमीन, RCH2NH2। फिर है बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर हमारे पास क्या आ जाए, C डबल बॉन्ड O NH, इसे हम अमाइड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड।
तो अमाइड में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देगा, तो हमें अमीन मिलेगा। ठीक है, इन तीनों में से ये रिएक्शन आपके बड़े काम की है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप इस रिएक्शन को बेसिकली आप यूज करते हो कार्बन बढ़ाने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ना ये था CH3Br था, कितने कार्बन थे, 1। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी KCN से, कन्वर्जन में काम आते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। ठीक, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर विद माइनस साइन प्लस पर अटैक करेगा, हैलोजन यहां से लीव करेगा, क्या बनाएगा ये CH3CN। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो उसने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल में चेंज किया, फिर डबल को सिंगल में चेंज किया और क्या बना दिया, RCH2NH2। तो बड़े ध्यान से देखिए, शुरू में कितने कार्बन थे, 1, अंत में कितने कार्बन हैं, 2। तो ये रिएक्शन कार्बन बढ़ाने के लिए काम आती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कार्बन कम करने के काम आएगी कन्वर्जन में, और ये वाली रिएक्शन आपकी कार्बन बढ़ाने के काम आएगी कन्वर्जन में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और अपनी भाषा में, ठीक है, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आप लोग लिख लीजिए कि ये कार्बन कम करने के काम आती है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जब भी हमें लेस करना है, लेस फॉर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब भी हमें रिड्यूस करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, एक कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन को रिड्यूस करता है ये। तो देखिए इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, यहाँ पर अमाइड लिया, हमने क्या किया, हैलोजन डाला बेस के साथ। बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने नोटिस किया है, जो ये हमारा ब्रोमीन या फिर आयोडीन, चलो इधर तो ब्रोमीन ही यूज हो रहा है। ठीक है, जब भी मान लो मुझे ब्रोमोफॉर्म बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रोमीन लूंगी NaOH के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका अमाइड। जो हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है उसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो आपका C डबल बॉन्ड O है उसके बगल में एक तो CH3 होगा, या फिर जो कार्बन हमारा OH लेके बैठा है उसके बगल में एक CH3 होगा। ठीक है, कीटोन और अल्कोहल, मिथाइल कीटोन एंड अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक CH3 है, ये देते हैं हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन। और जब हम अमाइड यूज करते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 यूज करते हैं, और ब्रोमीन और हम क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, उस समय हमारी ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लग रही होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अमाइड लेंगे, ब्रोमीन डालेंगे बेस के साथ, यहाँ पर KOH भी हो सकता है, तो ये C डबल बॉन्ड O को उड़ा देगा, ये क्या बन जाएगा, RNH2। बाकी आपके प्रोडक्ट है, सोडियम ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, NaBr बनाएगा, सोडियम यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है, ये O जो है उसके साथ जुड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी रटने वाली है, आप इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसमें हम थैलीमाइड लेते हैं, आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO और NH, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैंने थोड़ा ओपन करके इसलिए लिखा है ताकि सारे बॉन्ड आपको समझ में आए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH डालते हैं। ठीक है, बेस का काम क्या है, टूटना, और टूट के क्या लिबरेट करना, OH माइनस। तो KOH कैसे टूटेगा, K प्लस OH माइनस में। ठीक है, बेस का काम क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन, जैसे ही उसे H दिखेगा वो यहां से प्रोटोन ले लेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनेगा आगे बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N,
इस पे एक लोन पेयर पहले से था और इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, माइनस का साइन, इस माइनस से ये K+ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम थैलिमाइड बनाएगा ये। अच्छा, जो ये OH- ने H लिया है यहां से, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक। फिर हम इसके रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। हैलोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचता है, पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर होता है, जैसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव दिखेगा अटैक कर देगा। अब यहीं से एक सवाल आता है, जैसे मैं इसका अटैक इस पे करा रही हूं, इसे यहां से हटा के R को इसके साथ जोड़ रही हूं, सवाल ये आता है, NCERT क्वेश्चन है कि क्या आप हेलो अरीन या फिर एराइल हैलाइड ले सकते हैं? तो आंसर है नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो, इसका अटैक मैं यहां नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि ये जो हमारा हेलोअरीन है ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस के दौरान यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अटेन हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड को तोड़ना इस न्यूक्लियोफाइल के बस की बात नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे। हाँ, आप टेम्परेचर दे रहे हो, आप प्रेशर दे रहे हो, तब तो भैया ये बॉन्ड क्या सारे बॉन्ड ही टूट जाएंगे, ठीक है। बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप चाह रहे हो कि ये ऐसे अटैक करे, हैलोजन को हटाए और रिंग इस एन पर आकर जुड़ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन अटैक करके इस डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। इसलिए हम बेंजीन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड पेपर में आ गया कि एनिलीन बना सकते हो, नहीं बना सकते। एनिलीन के लिए हमें बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करके इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से लीव करेगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया R के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और ये K इस X के साथ जुड़ गया, KX बन के बाहर निकल गया। अब हम करते हैं इसमें एक्वस NaOH डालते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है कि मैम देखो प्रोडक्ट कैसे बना। अभी मैं खैर प्रोडक्ट पहले बता दूं। इसमें बन जाएगा RNH2 और इसमें बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग COO- Na+, COO- Na+। तो बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको ना याद रखने में या प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होती है। तो देखो, आप परेशान ना हो, आपको याद रखने का मैं तरीका बता देती हूँ प्रोडक्ट बनाने का। ऐसा नहीं कह रही मैं कि रिएक्शन इस तरीके से होती है। जिनको दिक्कत होती है प्रोडक्ट बनाने में उनको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे याद रखोगे कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, ठीक। आप ऐसे ध्यान रखोगे कि हमने इसमें एक्वस NaOH डाला और फिलहाल के लिए अज्यूम करना है ऐसा कि मेरा NaOH ऐसे टूटा है, NaO- अलग हो गया और H अलग हो गया, ठीक है। आप ऐसे मान लो कि आप ना यहाँ पर 2 टाइम्स ले रहे हो, ये एक्सेस में लेते हैं हम, ठीक है। NaO- और ये हो गया H+, ऐसे। तो आप ध्यान रखो कि आपको ना ये बॉन्ड तोड़ना है। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो यहाँ पर आप दोनों जगह HH लगा दोगे। तो RN, इस बॉन्ड को तोड़ा, H लगा दिया, इसको तोड़ा, H लगा दिया, तो 2 H लगा दिए, RNH2 बन गया। फिर जब आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस पे H लगा दिया, इसको हटा दो। अब आपके क्या पास क्या बचा, ONA इधर जोड़ दो, ONA तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत बच्चों को ना ये समझ नहीं आता, ये टूटा कैसे, प्रोडक्ट बनाना क्या है, याद कैसे रखें। तो ये आपको याद रखने की मैंने ट्रिक बताई है कि आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रिपरेशन देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए नाम में मतलब छुपा है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, RX को, ठीक है। अमोनोलाइसिस में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ। नाम में मतलब छुपा है, अमोनोलाइसिस, अमोनिया, ठीक है। अब हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव,
लोन पेयर प्लस पर अटैक करेंगे, ये यहां से लीव करेगा। ध्यान से देखिएगा, आर पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, डोनेशन की वजह से प्लस साइन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आता है। नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं और ये X माइनस जो निकला है ये इससे आके अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर कोई भी चीज नहीं चाहती इस दुनिया में अपने ऊपर चार्ज लेना, तो ये X माइनस यहां से एक H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, क्या बनाएगा ये RNH2। नाइट्रोजन का एक कार्बन के साथ बॉन्ड है तो कैसा अमीन बन गया, प्राइमरी अमीन। फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी एक और एल्काइल हैलाइड के साथ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर प्लस पर अटैक करेगा, हैलोजन यहां से लीव करेगा, ये बन गया RN, डोनेशन की वजह से प्लस का साइन, R के साथ इसने बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन पे क्या लगे हुए हैं 2 H। X माइनस आएगा, प्लस से अट्रैक्ट होगा, फिर कहेगा मैं यहां से H ले लेता हूं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से इस पर, तो RNH R। नाइट्रोजन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, कैसा अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन, ठीक। फिर आप इसकी रिएक्शन फिर से करा दो एल्काइल हैलाइड के साथ, फिर से अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज है। लोन पेयर फिर से प्लस पर अटैक करेगा, ये फिर से यहां से लीव करेगा, बनाएगा R, नाइट्रोजन पे प्लस और एक H। X माइनस आएगा, यहां से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये बन जाएगा RN, लोन पेयर R R। फिर से हम इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है ये, तो ये रिएक्शन जब तक चलती रहती है जब तक नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन और लोन पेयर हट ना जाए। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये यहां से लीव करेगा, RN प्लस साइन R और इसने डोनेट करके एक R को और जोड़ लिया, तो 4 R हो गए और प्लस हो गया। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, R4, ठीक है, N पे प्लस और X माइनस। तो ये आपका क्या बना था, ये आपका बना था टर्शरी अमीन और ये आपका क्या बन गया, क्वार्टिनरी अमीन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ बेसिकली काम का होता नहीं है, अगर कुछ आ सकता है तो क्वेश्चन आपको बॉइलिंग पॉइंट पे जरूर मिल सकता है, ठीक है। बट फिर भी एक बार हम लोग क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अगर हम बात करें कलर एंड ऑर्डर की, मतलब अगर हम इसके रंग की और इसकी स्मेल के बारे में बात करें, तो जो हमारे प्योर अमीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। प्योर अमीन का कोई कलर नहीं होता, बट वो कलर डेवलप कर लेते हैं अगर आप उसको एयर में रखा छोड़ दें, ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन करके वो कलर एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्योर अमीन्स कलरलेस होते हैं बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर और एंड स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अगर बहुत समय तक हम उसको किसी में स्टोर करके भी रखते हैं तो भी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, और वो कलर को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो ज्यादातर गैसेज होते हैं और उनकी स्मेल अमोनिया की तरह होती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन की, तो प्राइमरी अमीन में जब तक 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो वो लिक्विड्स में रहते हैं और उनका फिशी ऑर्डर रहेगा, थोड़ी बेकार सी स्मेल रहेगी। अगर हम उससे भी ज्यादा हायर अमीन्स की बात करें और भी ज्यादा कार्बन अगर ऐड हो गए हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एरोमेटिक अमीन्स जैसे कि एनिलीन हो गया या उसके डेरिवेटिव्स हो गए, तो ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, हार्मफुल से रहेंगे। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं वाटर के साथ, वो वाटर में सॉल्युबल रहेंगे। पर जैसे जैसे आप कार्बन की चेन को बड़ा करते जाएंगे वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से बनने नहीं देगा, दिक्कत पैदा करेगा। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होने लगती है जैसे जैसे आप कार्बन को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। बट अगर कार्बन कम है, वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो वो सॉल्युबल रहेंगे।
फिर आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखेंगे आप, प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी अमीन का, फिर टर्शियरी अमीन का। ऐसा इसलिए होता है, प्राइमरी अमीन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, आपको उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कितना अच्छा बना रहा है। जो जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अब प्राइमरी में हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी में हाइड्रोजन कम होते हैं, टर्शरी में सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। तो अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे चाहे कुछ भी हो, लाइक हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, हमारे पास टर्शरी अमीन है, चाहे हमारे पास अमीन कैसा भी हो, नाइट्रोजन के पास हमेशा लोन पेयर रहता है। और जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, उसके पास क्षमता होती है लोन पेयर को डोनेट करने की। किसी भी ऐसी चीज को लोन पेयर वो दे सकता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो जो भी स्पीशीज, जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी कोई भी चीज लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक भी कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है। और जो अपने लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो इसी वजह से अमोनिया की तरह अमीन्स भी हमारे लुईस बेसिस होते हैं। ठीक है, पेपर में अगर आ गया, वैसे तो इतना आसान सवाल आएगा नहीं, बट फिर भी मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बहुत ही ईजी सवाल आ गया कि भाई इनको हम लुईस बेस क्यों कहते हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप कहेंगे क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है, ये इनके पास टेंडेंसी है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने क्या कराया, मैंने ना एलिफेटिक अमीन ले लिया और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी एसिड के साथ। आप सभी को पता है, अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये क्या होता है, लुईस बेस। अगर मैं बेस की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराऊंगी तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए HX जो कि एसिड है टूटेगा, एसिड की क्षमता होती है डिसोसिएट होकर H+ लिबरेट करने की, तो ये H+ देगा। उस H+ पर लोन पेयर अटैक कर देंगे। डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन पे प्लस साइन आएगा। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद उस पे प्लस साइन आता है। 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक और आकर ऐड हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए और इस प्लस से अट्रैक्ट हो गया X-। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम एनिलीन का सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, यहां कर देती हूँ। मान लीजिए हम एनिलीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, इसे हम एनिलीन कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखिए। अब मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन करा दी HX के साथ, ये इस पर अटैक कर देगा, क्या बनाएगा ये, NH3+ X- बेंजीन रिंग, एनिलीनियम आयन बन गया, उसके साथ उसका सॉल्ट है हैलाइड। ठीक है, अब जो ये हमारे सॉल्ट बने हैं, इनको हम इनसे हम जो हमारे अमीन्स हैं उनको वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये सॉल्ट बन गया, ये क्या है, RN, इस पे प्लस साइन, इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और X- इससे अट्रैक्टेड है। मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ। NaOH क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। इसको जहां कहीं से भी H दिखेगा ये H ले लेगा, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नाइट्रोजन पे। हमेशा बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.2। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अब क्या होगा, ये क्या बनाएगा, R, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गए, 2 H हो गए, इसने OH ने H ले लिया, वाटर बन गया, और ये जो Na+ है इसके साथ X- जुड़ जाएगा, बनाएगा NaX, और आप चाहे तो X- करके अलग भी अकेले भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। तो हमने वापस से उसे रीजेनरेट कर लिया जिससे हमने इस सॉल्ट को बनाया था। तो हम इसको प्यूरिफिकेशन मेथड के लिए भी यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है RnH2, रिएक्शन देखेंगे, आपके पास अमीन है RnH2 और आपने इसकी रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। वाटर कैसे डिसोसिएट होता है बताइए? वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। तो इस H+ पे लोन पेयर अटैक कर देंगे, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RnH3+ और बनाएगा OH-। ठीक है, अब इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है। जिस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा होता है हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, आपको यही ब्रैकेट लगाना है, कोई और नहीं लगाना। OH- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, RnH2 एंड वाटर। अब वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना वो कांस्टेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये आ गया आपका RnH3+ की कंसंट्रेशन, OH- की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RnH2। दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट जनरेट कर देते हैं। अब क्योंकि ये बेस के लिए डिस्कस हो रहा है तो हम लिखेंगे Kb। अगर ये एसिड के लिए डिस्कस हो रहा होता तो हम लिखते Ka। ठीक है, तो Kb हो गया। Kb किसके बराबर आ गया, RnH3+ की कंसंट्रेशन, OH- की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RnH2 की कंसंट्रेशन। अब देखिए, कोई भी चीज कितना अच्छा बेस है, बेस क्या होते हैं, जो डिसोसिएट होकर OH- लिबरेट करें। तो कोई भी चीज कितनी अच्छी बेस है हम इससे पता लगाते हैं कि वो कितना OH- दे रहा है। अगर हमें एसिड के बारे में पता लगाना है कि 2 या 3 एसिड को कंपेयर कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कौन ज्यादा H+ दे रहा है, कौन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ना, किसकी अच्छी क्षमता है जल्दी से फास्टली टूट के H+ लिबरेट कर देने की, वो अच्छा एसिड। इसी तरीके से जो जल्दी OH- दे दे, जो ज्यादा अमाउंट में OH- दे दे, वो हमारा अच्छा बेस। तो जितना अच्छा ये बेस होगा उतना ज्यादा ये क्या जनरेट करवाएगा, OH-। OH- न्यूमरेटर पार्ट में है, जितना ज्यादा OH- की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा OH- की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा Kb की वैल्यू आएगी। जितना ज्यादा ये होगा, बड़ा नंबर हो गया न्यूमरेटर में, तो आप उसको जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो आपकी Kb की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जितना अच्छा बेस होगा उतना ज्यादा OH- की कंसंट्रेशन आएगी, उतना ज्यादा आपकी Kb की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब Kb की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि Kb में ना हमारे पास वैल्यू काफी बड़ी बड़ी आती है और हमारे लिए इसको मेमोराइज करना, ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, pKb निकालते हैं, पावर ऑफ Kb। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग Kb। जो भी Kb की वैल्यू आएगी उसका हम माइनस लॉग ले लेंगे तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, Kb जितना ज्यादा बेसिसिटी उतनी ज्यादा, और Kb जितना ज्यादा आएगा उसका हम माइनस लॉग लेके pKb की वैल्यू उतनी ही कम निकालेंगे। तो जो जितना अच्छा बेस होता है, जिसकी बेसिसिटी जितनी ज्यादा होती है, उसकी Kb की वैल्यू उतनी ही कम होती है। आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, 4 कंपाउंड दे दिए और pKb की वैल्यू दे दी, तो आप देखो pKb का वैल्यू किसका कम है, जिसका pKb का वैल्यू सबसे कम वो सबसे अच्छा बेस। अगर आपको Kb दे रखा है तो Kb जिसका सबसे ज्यादा वो अच्छा बेस, जिसका pKb सबसे कम वो अच्छा बेस। समझ में आया?
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिसिटी को ना कंपेयर करेंगे। बेसिसिटी का कंपैरिजन चलेगा। सबसे पहला कंपैरिजन जो हमारा चलेगा वो चलेगा एलिफेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, अब देखिए एलिफेटिक अमीन मतलब कि आपके पास NH2 ग्रुप के बगल में R ग्रुप लगा होगा। R ग्रुप एक भी हो सकता है, जैसे प्राइमरी अमीन में एक रहेगा, सेकेंडरी में 2 रहेंगे, टर्शियरी में 3 रहेंगे। अमोनिया फिक्स है, इसका क्या रहेगा NH3। नाइट्रोजन के पास 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा कि नाइट्रोजन को देगा, तो ये नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। यहाँ पे क्या है N है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। वैसे देखिए इसकी पिरामिडल शेप होती है, बट मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी समझा रही हूँ, तो मैंने पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं बनाई। ठीक है, कहीं आप सोचो कि पिरामिडल होता है, मैं हमने ऐसे क्यों बनाया। अब जो हमारा R ग्रुप होता है इसके पास क्षमता है प्लस आई इफेक्ट शो करने की। कोई इससे मांग नहीं रहा पर फिर भी ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है, साथ में कोई एक ग्रुप ऐसा आ गया जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है कंपैरिजन में इस वाले नाइट्रोजन के, तो ये भी अटैक करेगा, पर ये ज्यादा जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि यहां पर एक सोर्स है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप इस पे एक और R ग्रुप लगा दो, बेसिसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। आप एक और R ग्रुप लगा दो, बेसिसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में मैं अभी फिलहाल कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि गैशियस फेज में अलग ऑर्डर रहता है, एक्वस मीडियम में अलग रहता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे प्राइमरी का ये एग्जांपल लेके बता रही थी। पर चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट लगा के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसको अब पीछे से बैक सपोर्ट मिल रहा है ना, तो वो क्या करेगा और जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। तो ये क्या हो गया, ज्यादा अच्छा बेस हो गया एज कंपेयर टू अमोनिया के। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है वो है एरोमेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया। ये कंपैरिजन करेंगे अब हम। इसमें देखिए क्या है, एरोमेटिक अमीन में मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया किसका, एनिलीन का। ठीक है, एनिलीन जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैच्ड NH2 को हम कहते हैं। ये क्या है, एरोमेटिक अमीन है। अब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम किससे, अमोनिया से। ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है। हम यहाँ पर ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जल्दी डोनेट करेगा। ठीक है, ऐसे जैसे ये भी डोनेट करता था, ये भी डोनेट करता था, लुईस बेस दोनों थे, पर हम कंपैरिजन कर रहे थे अच्छा बेस कौन। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोजन जो है ये बाहर भी अटैक कर सकता है, बट इसके पास एक काम एक्स्ट्रा है, इसे बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी शो करना है। तो ये एक जगह और इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन इसके रेजोनेंस में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इसके पास आते हैं, फिर थोड़ी देर में रेजोनेंस के लिए जाते हैं, फिर इसके पास आते हैं। तो इसके लोन पेयर फ्री नहीं है, जबकि इसके फ्री पड़े हैं। तो इन दोनों में ये जल्दी अटैक करेगा और ये क्या रहेगा, हमारा अच्छा बेस। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अब जब भी अमीन पे क्वेश्चन आता है और स्पेशली बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आप ये चेक करेंगे कि अमीन की बेसिसिटी गैशियस फेज में पूछी है या एक्वस सोल्यूशन के अंदर पूछी है। ठीक है, अगर आपके पास गैशियस फेज में अगर आपसे पूछा है, एक्वस अभी हम डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है,
गैसियस फेज में अगर आपसे पूछा है कि कौन सा अमीन ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे बेसिसिटी का ऑर्डर बता देना है। आप कहेंगे कि देखिए टर्शरी अमीन के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, तीनों प्लस आई इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है और वो बहुत जल्दी क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो ये सबसे अच्छा बेस कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बट टर्शरी से कम मिल रहे हैं। फिर प्राइमरी में हमारे पास सिर्फ एक ही आर ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो गैसियस फेज के अंदर टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है, उसके बाद सेकेंडरी अमीन बेसिक इन नेचर होता है और उसके बाद प्राइमरी अमीन बेसिक इन नेचर होता है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये आपका ऑर्डर रहेगा अगर आपसे गैसियस फेज के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, अब हम आएंगे एक्वस सोल्यूशन पे। एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैंने किसी अमीन को वाटर के अंदर डाल दिया, अगर मैंने किसी अमीन को वाटर के अंदर डाल दिया तो वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, H+ OH- में, है ना। लोन पेयर H+ पर अटैक कर देंगे और जब ये H+ पर अटैक करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, अपना केटायन बना लेंगे। 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक और आ गया, समझ में आया। तो पानी के अंदर हम हमेशा जब भी अमीन की बेसिसिटी डिस्कस करते हैं, हम ये देखते हैं कि अब ये अमीन नहीं रहा, अब इसने H+ पर अटैक करके क्या बना लिया, केटायन बना लिया, अपना अमोनियम केटायन बना लिया। तो ये कितना स्टेबल है पानी के अंदर, क्योंकि अब पानी के अंदर ये बन चुका है, ये नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी पे हमारा मेन फोकस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पानी के अंदर ना सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले नहीं करता, पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है और सॉल्वेशन इफेक्ट कितना है, ये भी रोल प्ले करता है। अगर आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखेंगे तो आपका ऑर्डर ये आएगा। अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये वाटर के साथ, क्योंकि पानी के अंदर ही तो हमने डाला है, तो अब पानी क्या करेगा, देखो ये हमारा बन गया क्या, अमोनियम केटायन। यहाँ पर 3H हैं, ये 3H क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। क्यों आ रही है स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन पे प्लस साइन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस हाइड्रोजन पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी वाला जो है, नाइट्रोजन पे एक ही आर ग्रुप है ना, तो प्राइमरी वाला जो है यहाँ पे बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। उसके बाद जो सेकेंडरी वाला है, 2 अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बना रहा है, प्राइमरी सबसे अच्छी बना रहा है 3-3, सेकेंडरी में 2 बार हो रही है और टर्शरी में 1 ही बार हो रही है। तो यहां से आप क्या चीज सीखे, ऑर्डर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी है। सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। अगर स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में होती है, प्राइमरी में, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी रहेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर हम किसी एक फैक्टर को देख के ना अपना आंसर नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, और जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है वो इन तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों इफेक्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आप केस 1 और केस 2 बनाते हैं। अगर आप चाहे केस 1 बनाए चाहे केस 2 बनाए, सेकेंडरी अमीन तो हमेशा आगे ही रहेगा। ठीक है, अब अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है एल्काइल ग्रुप क्या है, छोटा है, छोटा मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी कि आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, प्राइमरी अमीन। जब आर ग्रुप छोटा रहेगा तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कॉज नहीं करेगा और आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने देगा, तो प्राइमरी वाला आपका आगे रहेगा, टर्शरी वाला आपका बाद में आएगा। अगर आपका एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा ग्रुप क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने नहीं देगा और प्लस आई इफेक्ट बहुत अच्छा लगाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका टर्शरी प्लस आई में बहुत अच्छा होता है ना।
तो जब आपका बड़ा एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तो टर्शरी आगे, प्राइमरी बाद में। जब आपके पास एल्काइल ग्रुप छोटा है, छोटा एल्काइल ग्रुप क्या ही इंडक्टिव इफेक्ट लगा लेगा, ज्यादा नहीं लगा पाएगा। बट इस केस में क्या है, प्राइमरी वाला अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है तो इसके छोटे हो जाने से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छा बना लेगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। पेपर में अगर आ जाए अमीन पे बेसिसिटी पे क्वेश्चन, सबसे पहले चेक करो गैशियस फेज में पूछा है कि एक्वस में पूछा है। गैशियस में आपका फिक्स रहेगा टर्शरी सबसे ज्यादा अच्छा बेस, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। एक्वस सोल्यूशन पूछा है तो चेक करो कि एल्काइल ग्रुप बड़ा है कि छोटा है। अगर आपका एल्काइल ग्रुप छोटा है तो आपका ये ऑर्डर रहेगा, अगर आपका एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो आपका ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और नॉर्मली हम इसको कंपेयर करते हैं CH3 से। जैसे एल्काइल ग्रुप आपका छोटा आ गया, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 आ गया, ठीक है, तो CH3 आ गया तो आपका प्राइमरी आ गया, टर्शरी बाद में। अगर मान लो आपका आ गया 6 कार्बन का, 7 कार्बन का आ गया, तो फिर आपका एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपका टर्शरी आ गया, प्राइमरी बाद में, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में एल्काइलेशन। नाम में ही मतलब छुपा है। अगर आपको एल्काइलेशन करना है तो आप अमीन की रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड हम किसको कहते हैं, एल्काइल हैलाइड हम कहते हैं RX को। R आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। अब क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है। मैंने आपको हैलोएल्केन में बताया था कि हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी ज्यादा क्षमता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो इन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर को जहां कहीं पे भी प्लस दिखाई देता है ये उस पर अटैक कर देता है, ये प्लस पे अटैक करेगा, हैलोजन यहां से लीव कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 कार्बन CH2। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए प्लस साइन, नाइट्रोजन पर 2 H लगे हैं और इसने इस CH2 पे अटैक किया है और उसके साथ क्या है CH3। Br माइनस जो है ये जो निकला है ये अटैक करेगा, यहां से एक H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन पे, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 CH2 यहाँ पे भी है और CH3 CH2 यहाँ पे भी है, तो मैं इसको होल ट्वाइस कर रही हूँ। फिर आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए और एक H इसके पास अभी भी है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, क्या था ये, प्राइमरी अमीन। अब नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, क्या बन गया ये, सेकेंडरी अमीन। अब अगर आप सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन फिर से करा देंगे किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3 CH2 Br, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर प्लस पर अटैक करेगा, हैलोजन यहां से लीव करेगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन पे क्या आएगा, वापस से प्लस साइन आएगा, Br जो है एक H को लेके चला जाएगा, लोन पेयर वापस आ जाएंगे, तो इसको यहां कर देते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस, एक H इधर है और CH2 पे अटैक किया है तो CH2 CH3 आ गए। फिर Br माइनस आएगा, Br माइनस यहां से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, क्या बन गया, ये टर्शरी अमीन बन गया। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड इन कार्बन के साथ हैं और एक यहाँ पे है, तो ये हो गया CH3 CH2 का होल थ्राइस, नाइट्रोजन पे क्या आ गए, लोन पेयर, तो क्या बन गया ये हमारा बन गया टर्शरी अमीन, ठीक है। फिर से अगर आप टर्शरी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, CH3 CH2 Br, जरूरी नहीं है कि आपके पास यही हो, इथाइल ब्रोमाइड ही हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, बस एल्काइल हैलाइड होगा RX। ब्रोमीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, लोन पे इस पर अटैक करेंगे, ये यहां से लीव करेगा, क्या बन गया CH3 CH2, 3 पहले से थे, एक एल्काइल ग्रुप और आ गया 4, नाइट्रोजन पे डोनेशन की वजह से प्लस साइन और Br माइनस इससे अट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या बन गया 4 डिग्री अमीन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टिनरी अमीन, ठीक है।
फिर वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को खुद से ट्राई करिए। आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर क्या करेगा, प्लस पर अटैक कर देगा, हेलोजन यहां से लीव कर जाएगा। डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन पे प्लस साइन आया, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन पर 2 H हैं, एक क्या लग गया CH3 और नीचे क्या है बेंजीन रिंग। I माइनस क्या करेगा, यहां से H को ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, क्या बनाएगा ये N लोन पेयर, इधर एक H, इधर CH3 और इधर बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3I से। फिर से क्या है 4 सेपरेशन, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर प्लस पर अटैक करेगा, I यहां से लीव करेगा। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इसलिए प्लस का साइन, एक H और यहां पर 2 CH3 जुड़ गए, ठीक है। I माइनस आएगा, I माइनस आके यहां से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, क्या बन जाएगा ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर CH3 CH3 और इधर बेंजीन रिंग, ठीक। फिर से आप क्या करेंगे, इसकी CH3I के साथ रिएक्शन करा देंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये यहां से लीव करेगा, क्या बन गया नाइट्रोजन पे प्लस साइन आ गया, 3 CH3 जुड़ गए, तो मैं यहाँ CH3 का होल थ्राइस लिख रही हूं। पॉजिटिव से I माइनस अट्रैक्ट हो गया और यहाँ पर क्या है बेंजीन रिंग, ठीक है। सिंपल सिंपल अटैक हुए हैं। जहां कहीं पे भी सेपरेशन ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर अलग अलग रहेगी तो वहां 4 सेपरेट हो जाता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव, जो कम है उस पे पॉजिटिव। लोन पेयर उस प्लस पे बार बार अटैक करता रहता है, नेगेटिव को हटाता रहता है, वो नेगेटिव आके H लेता रहता है, नाइट्रोजन पे वापस लोन पेयर आते रहते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए और लोन पेयर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तब तक ये अटैक करने की क्षमता रखता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसाइलेशन। तो जब भी हमें एसाइलेशन करना होता है हम क्या करते हैं, एसाइल पार्ट को, एसाइल पार्ट किसको कहते हैं, RC डबल बॉन्ड O को, इसको ऐड करते हैं और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अमीन लेंगे, ये हमने अमीन लिया है। यहां पे देखिए क्या है, कार्बन पे एक जगह ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, क्लोरीन की भी ज्यादा है, इसकी है 3.5, इसकी है 3.15 और कार्बन की कितनी है 2.5। तो ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेके बैठे हैं जबकि इसकी 2.5 है। तो यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां से क्लोरीन खींच रहा है, बट क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हम देखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। फिर ये वापस से आएगा रेजोनेंस शो करने के लिए और Cl यहां से लीव कर जाएगा। तो R नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 2 H है, हमने दोनों H को यहां दिखा दिया। कार्बन जो है, अच्छा इसमें अभी Cl निकाला नहीं है इन्होंने, मैंने आपको 2 स्टेप एक ही बार में बताने की कोशिश की थी, मैंने देखा नहीं कि आगे वो है। तो अच्छा पहला सिंगल मतलब 2 स्टेप्स को मैंने मर्ज किया था, एक एक करके पढ़ेंगे। तो लोन पेयर ने प्लस पर अटैक किया, डबल बॉन्ड सिंगल में शिफ्ट हो गया। तो R है, नाइट्रोजन पर 2 H है, डोनेशन की वजह से प्लस का साइन है। यहां पर क्या है, कार्बन है, कार्बन पे अब एक क्या लगा हुआ है R, एक क्या लगा हुआ है Cl और एक क्या है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कहेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, यहां से H ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो R नाइट्रोजन पे जुड़ा है जिस पे लोन पेयर वापस आ गए। फिर एक H है, कार्बन इस पे R है, Cl है और O है। अब क्या होगा, यहां से HCl बाहर निकलेगा, ये आएगा यहां पर और ये निकलेगा यहां से, तो यहां से HCl बाहर निकलेगा इस तरीके से और कार्बन क्या कर लेगा, इसके साथ क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो इसे हम बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अमाइड जो है वो बेसिकली इसको दिया गया है शब्द
ये अमाइड होता है। अब अमाइड में हमने क्या किया है, नाइट्रोजन के एक H को हटाकर यहाँ पे कोई R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमने लिखा है N पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रखा है और फिर हमने लास्ट में क्या लिख दिया, अमाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने ये एलिफेटिक का देखा, यहाँ पर एरोमेटिक है, हमने क्या किया है, एनिलीन लिया है। अब कार्बन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर अटैक कर देंगे प्लस पे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली ये है नाइट्रोजन ने अटैक किया, अटैक की वजह से प्लस आया, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। इसने कार्बन पर अटैक किया, CO माइनस हो गया, एक CH3 को मैं नीचे लिख रही हूं, और ये पूरा क्या है, एसीटेट आयन, ऐसे। ठीक, ये वापस आएगा डबल बॉन्ड बनाने, और ये यहां से एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजीन रिंग। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन पे प्लस है, 2 H जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर, यहां है C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो एसीटेट आयन निकला है यहां से, ये यहां से ले लेगा H, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, तो इस तरीके से ये हमारा N फिनाइल इथेनामाइड बनाएगा और ये H लेकर एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेंजोइलेशन में। बेंजोइलेशन में हम क्या कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ साथ बेंजीन रिंग को भी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर प्लस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। ठीक है, क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3, नाइट्रोजन पे प्लस साइन, एक H इधर है, एक H इधर है, और नाइट्रोजन ने कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया था, तो यहाँ है O माइनस, यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर है पूरी बेंजीन रिंग। अब ये यहाँ पर आएगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन गया इधर इस तरीके से, और ये Cl माइनस आके यहाँ से H ले लेगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे वापस आ जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, N मिथाइल बेंजेनामाइड। ठीक है, आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा है। जैसे ये है CH3N, इस पे प्लस, इधर एक H है, इधर एक H है, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, बेंजीन रिंग। ठीक, तो ये Cl माइनस आएगा, यहां से इसको ले लेगा, HCl बन के बाहर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर वापस आ गए। ठीक, आगे देखिए क्या है, हमने क्या किया है, एनिलीन की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड से तो करा रहे हैं। आप ये चाहे एलिफेटिक ले लो चाहे एरोमेटिक ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम बेंजोइलेशन को NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं, बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यही रिएक्शन हमारी नेम रिएक्शन बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कॉट एंड बॉमन रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि लोन पेयर अटैक करेंगे प्लस पे, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, फिर वो वापस आएगा, Cl निकलेगा यहाँ से, Cl आके क्या करेगा, एक H को ले लेगा, और इस तरीके से N फिनाइल बेंजामाइड बनाएगा। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे हम कार्बाइलमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग प्राइमरी अमीन लेंगे, इस रिएक्शन को, इस टेस्ट को सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपसे कहा है कि एक प्राइमरी अमीन है और एक सेकेंडरी अमीन है, कौन से टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आप कहोगे कि जो अमीन हमारा कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा वो प्राइमरी अमीन होगा, जो नहीं देगा वो हमारा सेकेंडरी हो सकता है या टर्शियरी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हम प्राइमरी अमीन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक KOH के साथ, आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमीन बनता है, जिसकी बहुत ही बेकार सी स्मेल होती है। इसी रिएक्शन को हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्राइमरी अमीन लिया है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक KOH के साथ हम इसे हीट कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। जब कार्बन के साथ नाइट्राइल में कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ जब CN का कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो उसे साइनाइड कहते हैं या नाइट्राइल कहते हैं।
और जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है तो उसे हम आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि एनिलीन है। एनिलीन किसको कहते हैं हम? बेंजीन के ऊपर NH2 को। ये भी हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है। ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का एग्जाम्पल लिया है, दोनों देते हैं इस टेस्ट को, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन भी और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी। इसे भी हम क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से NH2 को हटाकर किस में चेंज कर देगा? NC में, यानी कि फिनाइल आइसोसाइनाइड हमें मिल जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या रहेंगे यहाँ पर? KCl एंड वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, बट हाँ ये बात गारंटी है कि ये आपको पेपर में जरूर मिल सकती है, या तो ये आपको कन्वर्जन में मिल सकती है वन ऑफ दी स्टेप में, या आपको डिस्टिंग्विश में भी मिल सकती है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, कौन देता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। सिमिलरली हमारे पास एक HNO3 भी होता है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, बट यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड से डील नहीं कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड से डील कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन जो है डायजोटाइजेशन में हम पढ़ते भी हैं कि दो चीजों के रिएक्ट करने से नाइट्रस एसिड बनता है। एक होता है सोडियम नाइट्राइट, इसे हम नाइट्राइट कहते हैं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है। तो सोडियम नाइट्राइट को हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। सोडियम नाइट्राइट कैसे टूटता है? Na+NO2-। HCl कैसे टूटता है? H+Cl-। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? HNO2, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NaCl। ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस नाइट्रस एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन के साथ। तीनों अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसे भी डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन की, तो प्राइमरी अमीन हम दो तरीके से लेते हैं, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। इसी में हम अलग अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे? देखिए, अगर हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ले रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, या तो आप इसे लिखिए या आप इसे लिखिए। ठीक है, इनमें से कुछ भी, या तो NaNO2 और HCl लिखिए क्योंकि ये रिएक्ट करके HNO2 ही बना रहा है, या आप इसको ना लिख के सिर्फ HNO2 लिख दो। तो ये क्या करता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर कैसे टूटेगा? H+ में और OH- में। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, R के साथ OH आके जुड़ जाएगा, N2 गैस रिलीज होगी और H जो है Cl के साथ जुड़ के HCl बनाएगा। यहां से जो क्वांटिटेटिव अमाउंट में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है उसे हम यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा भी था कि अगर आपको नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है क्वांटिटेटिवली तो आप अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? 4 ऑप्शंस थे, तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे। ठीक है, उसके बाद है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया? एनिलीन ले लिया, हमने इसका क्या किया? डायजोटाइजेशन कर दिया, NaNO2 और HCl डाला। NaNO2 और HCl रिएक्ट करके HNO2 ही बनाएंगे। वो नाइट्रस एसिड क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ये भी अनस्टेबल होता है, बट इसमें थोड़ा बहुत रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। इसमें रेजोनेंस नहीं होता है तो ये एलिफेटिक वाला ज्यादा अनस्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकेंडरी अमीन में। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है? जब हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो ये येलो ग्रीन ऑयली लेयर बनाता है N-नाइट्रोसोअमीन की। N-नाइट्रोसोअमीन क्या है हमारे पास? ये है। ठीक है, N-नाइट्रोसोअमीन की नाइट्रोजन के अमीन के नाइट्रोजन पे NO नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये अमीन। ठीक है, तो ये रिएक्ट करता है, N-नाइट्रोसोअमीन बनाएगा, येलो ग्रीन ऑयली लेयर बनेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बना था, तो सेकेंडरी अमीन अलग तरीके से हमें रिजल्ट दे रहा है, जिसे हम लिबरमैन नाइट्रोसोअमीन टेस्ट कहते हैं। टर्शरी अमीन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? नाइट्रस एसिड टूट कर क्या देता है? H+, लोन पेयर अटैक कर देंगे H+ पर।
ठीक है, ये डोनेशन की वजह से इस पे प्लस साइन आएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस प्लस से अट्रैक्ट हो जाएगा NO2 माइनस। तो ये क्रिस्टलाइन बनाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन नाइट्राइट इन्होंने बनाया है। तो तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ और इसीलिए इस टेस्ट को भी हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा हिंसबर्ग रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज करते हैं। अगर आपने डिटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक सैंपल, फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में अगर आपने अमीन का डिटेक्शन सीखा है, किया है लैब में, तो आपने डेफिनेटली इस रिएजेंट को भी यूज किया होगा, क्योंकि मैं करवाती हूँ बच्चों को। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रैक्टिकल में भी है आपका ये और थ्योरी में भी है, और डिस्टिंग्विश टेस्ट में हम इसे यूज करते हैं, तो ये आपको बोर्ड में CBSE में मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसा इसका स्ट्रक्चर है। बेंजीन के लिए हमने बेंजीन बनाई है, सल्फोनिल के लिए हमने S डबल बॉन्ड O लगाया है, क्लोराइड के लिए हमने Cl लगाया है। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ये हमने क्या लिया है, प्राइमरी अमीन लिया है, तो प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होती है, यहाँ से HCl बाहर निकलता है और बाकी सब कुछ जुड़ जाता है। अब जो हमारा सल्फोनिक ग्रुप है, सॉरी सल्फोनिक नहीं, सल्फोनल जो ग्रुप है, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है। तो ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर हम कोई बेस डालें, बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन, तो जैसे ही हम कोई बेस डालेंगे, बेस आके इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा कंपाउंड बना है, ये बेस के अंदर, अल्कली का मतलब क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस, बेस के अंदर ये सॉल्युबल रहता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है और ये हमारा एक H है इसमें, यहां से HCl बाहर निकलेगा। हिंसबर्ग जब रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अमीन के साथ तो HCl बाहर निकलेगा और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं पे भी नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये जब हम इस कंपाउंड को बेस के अंदर डालेंगे तो ये क्या रहेगा, उसके अंदर इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, टर्शियरी अमीन की अगर हम बात करें तो टर्शियरी अमीन रिएक्शन नहीं देता। जैसे ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी टर्शियरी अमीन के साथ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिएक्शन किसके साथ करेगा ये, तो यहाँ पर होती है नो रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप लैब के अंदर गए, टीचर ने आपके सामने 3 टेस्ट ट्यूब रख दी और आपसे कहा है कि बताओ कि आप किस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी है, किसके अंदर सेकेंडरी है और किसके अंदर टर्शियरी अमीन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट को डालेंगे, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डालेंगे उस सैंपल के अंदर। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, आप कहेंगे टर्शियरी अमीन है। फिर आपने एक में हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, रिएक्शन हो गई, फिर आपने क्या किया, उसके अंदर बेस डाल दिया और वो इनसॉल्युबल पीपीटी है, उसके अंदर वो इनसॉल्युबल है, पीपीटी बन रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पा रहा, तो आप कहेंगे कि वो हमारा सेकेंडरी अमीन है। फिर एक आपके पास अमीन का सैंपल है, आपने उसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और उसने कुछ कंपाउंड बनाया, रिएक्शन हुई, आपने उसके अंदर क्या किया, एल्कली डाला, बेस डाल दिया और वो बेस के अंदर मिक्स हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, प्राइमरी अमीन है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सल्फोनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हैलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन डिस्कस करेंगे। तो एनिलीन जो है ये रिंग को रेजोनेंस के दौरान क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। आप सभी को एनिलीन का रेजोनेंस आता है बनाना,
है ना। लोन पेयर यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। नाइट्रोजन पे डोनेशन की वजह से प्लस साइन आया, यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से था, एक और बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। लोन पेयर विद माइनस साइन ऑर्थो पे आया, फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। इस तरीके से N+H2 डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, यहाँ पर लोन पेयर विद माइनस साइन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये यहाँ आया। लोन पेयर विद माइनस साइन, डबल बॉन्ड, NH2 प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और इसके यहाँ पर आए। तो इस तरीके से एनिलीन रेजोनेंस शो करता है। और आप देख सकते हैं कि जब इसने रेजोनेंस शो किया तो कौन सी पोजीशन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो एंड पैरा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मान लो Br+ है या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसपे प्लस साइन होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या कहते हैं हम, किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। तो लोन पेयर विद माइनस साइन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और इसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ लेगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी एनिलीन की, वो कहाँ पर होगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये बात मैंने क्यों बताई है कि अगर कोई बच्चा बैठ के सोच रहा हो कि मेटा पे क्यों नहीं जुड़ा, तो मेटा पे इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम इस पे एनिलीन पे। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें तो ये इतना अच्छा, इतना तगड़ा रिंग एक्टिवेटर होता है कि ये ऑर्थो और पैरा को एक साथ इतना अच्छे से रिंग एक्टिवेट कर देता है कि एक साथ ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन को जोड़ देगा। अच्छी बात है, आपको चाहिए तो आप ये करा लो, ब्रोमीन वाटर डाल दो। अब मान लो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहती हूँ कि मुझे या तो ऑर्थो पे मिले या सिर्फ पैरा पे मिले। मैं नहीं चाहती कि ऑर्थो पैरा पे एक साथ मिले, मैं चाहती हूँ कि मुझे इंडिविजुअली मिले। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस NH2 की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं इसका कर सकती हूँ एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन के लिए मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी एसिटिक अनहाइड्राइड से। एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O CO CH3। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की काफी कमी हो रही है। इसीलिए मतलब इसी तरीके से यहाँ पे इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की काफी कमी हो रही है। तो ये लोन पेयर इधर भी अटैक कर सकता है, ये लोन पेयर इधर भी अटैक कर सकता है। आपकी जहां इच्छा वहां अटैक करा लो। मान लो मैंने यहाँ अटैक कराया, अब कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5 तो बन नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या बना, ये नाइट्रोजन पे डोनेशन की वजह से आया प्लस साइन, यहाँ पर 2 H है, ठीक। फिर यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन पर अटैक किया था, कार्बन का है O के साथ सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर एक है CH3 और ये पूरा का पूरा ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग। अब ये दुनिया में कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज लेना प्रेफर ही नहीं करती, पहली प्रायोरिटी ये होती है कि चार्ज आए ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन लोन पेयर को यूज करेगा वापस डबल बॉन्ड बनाने के लिए ताकि चार्ज हट जाए, और एसिटेट ग्रुप यहाँ से एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ये क्या बनाएगा, HN, इस पे प्लस साइन, इधर कार्बन, डबल बॉन्ड O और इधर है CH3 और ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये एसिटेट आयन आएगा और ये एसिटेट आयन आकर यहां से एक H ले लेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नाइट्रोजन पर। तो ये बन गया आपका NH डबल बॉन्ड O CH3। NCERT क्वेश्चन है कि हम ये क्यों करते हैं, ठीक है, या आप से ये भी पूछा जा सकता है कि इसको करने से बेसिकली क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई जो हमारा ये नाइट्रोजन होता है, पहले ये सिर्फ रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा था, अब रिंग के साथ साथ इसके पास एक जिम्मेदारी और बढ़ गई कि इसे अब यहाँ पर इसके साथ भी रेजोनेंस शो करना है। पहले एक अमीन ग्रुप सिर्फ और सिर्फ रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा था, अब रिंग के साथ साथ उसे यहाँ पे भी रेजोनेंस शो करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
आ सकता है बोर्ड में। तो अब 2 जगह अगर वो रेजोनेंस शो करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। एक 100% रिंग के साथ ही रेजोनेंस शो कर रहा था, अब 50% रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा, 50% वो यहाँ पर COCH3 के साथ रेजोनेंस शो करेगा। तो 50% हमने उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर लिया, कम कर दिया या कंट्रोल कर दिया। अब अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करते, लाइक मैंने डाल दिया Br2 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो अब ये ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये ब्रोमीन ऑर्थो पे जुड़ेगा और ये एक ब्रोमीन हमारा पैरा पे भी जुड़ सकता है, ठीक है। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहां से हट जाएगा, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, NH2 ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि पैरा वाला उसमें रिपल्शन कम होता है, इसलिए पैरा वाला हमेशा मेजर होता है, ऑर्थो वाला हमेशा माइनर होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करते समय हम क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको पता होना चाहिए, HNO3 और H2SO4 को कहते हैं। तो आपको पता है कि जब एनिलीन रेजोनेंस शो करता है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो ऑर्थो पे और पैरा पे तो NO2 का जुड़ना लाजमी था। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे मेटा पे क्यों जुड़ा, क्वेश्चन आ सकता है कि मेटा पे भी क्यों जुड़ रहा है, तो इसी केस में ही मेटा पे बनता है। ऐसा क्यों है, हम सभी को पता है कि एनिलीन जो है ये लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है, भले ही बेकार ही सही, बट बेस तो होता है, ये लुईस बेस होता है ना। तो जब इतना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रहेगा, HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड है, तो ये H+ पे डोनेट करके क्या बना लेते हैं, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन हम किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर NH3 को। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, और जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये मेटा सब्स्टिट्यूशन करा देता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो H+ के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन की भी फॉर्मेशन को कराते हैं, जिसकी वजह से मेटा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पेपर में अगर आ जाए कि ऑर्थो और पैरा के साथ साथ अच्छे खासे अमाउंट में 47% हमें मेटा पे भी नाइट्रेशन देखने को क्यों मिला, तो आप कहेंगे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम कंडीशन में नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर देते हैं H+ पे, एनिलीनियम आयन बनाते हैं, और ये एनिलीनियम आयन की वजह से जो NO2 है वो मेटा पे भी जुड़ जाता है, तो इसलिए हमें कुछ प्रोडक्ट मेटा का भी मिलता है। अब सवाल आता है, मान लीजिए मुझे ना ऑर्थो चाहिए ना मुझे मेटा चाहिए, मुझे सिर्फ पैरा चाहिए, तो फिर से हम रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे, एसाइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर। मैकेनिज्म मैंने अभी पीछे ब्रोमिनेशन में आपको करके बताया था। फिर हम इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर देंगे। अब कंट्रोल करने से क्या होगा, ये दो जगह बिजी हो गया, रिंग के साथ तो रेजोनेंस शो कर ही रहा है, एक जिम्मेदारी और बढ़ गई इसके साथ भी रेजोनेंस शो करने की, तो रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड कर दी हमने थोड़ी। अब जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑर्थो पोजीशन पे काफी रिपल्शन रहता है, तो ये मेजरली पैरा पे ही जाके जुड़ता है। फिर जब हम इसका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्रुप हट जाता है और यहाँ पर H आ जाता है, तो हमें मेजरली क्या मिल गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है कौन सी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है ज्विटर आयन पे। हम क्या करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। सभी को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा एसिड होता है और टूट के H+ लिबरेट करता है। लोन पेयर को जहां कहीं प्लस दिखेगा ये उस पर अटैक कर देगा। 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक H और आके जुड़ गया, 3 हो गया। डोनेशन की वजह से इस पे प्लस साइन आया और इस प्लस साइन से अट्रैक्ट हो गया HSO4-। तो ये बना हमारे पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट।
फिर जब हम इसे हीट करते हैं 455 से 475 केल्विन पर, तो क्या होता है, यहां से ये ग्रुप हटके पैरा पोजीशन पे आ जाता है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। पेपर में अगर आ गया कि ज्विटर आयन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे एक ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, साथ ही साथ उस पर एसिडिक और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये ज्विटर आयन इक्विलिब्रियम में रहता है सल्फानिलिक एसिड के साथ। आप सभी को पता है कि जैसे अगर हम बात करें सल्फानिलिक एसिड की, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। सल्फोनिक ग्रुप बाय नेचर क्या होता है, एसिडिक। ये H+ देगा, जैसे ही H+ देगा लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या बन जाएगा, NH3+, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO3-। फिर ये वापस से जब H वापस दे देगा तो ये ऑक्सीजन अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, किसके यूजेस की बात करें, अमीन के यूजेस की बात करें, तो हम इन्हें ड्रग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, डाई बनाने के लिए यूज करते हैं, हम इनको सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था अमीन का चैप्टर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वन शॉट वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।